गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कल के अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे की संधि पर चर्चा करेंगे। कल हम लोग जो संधि थी तथा संधि के प्रकार में हम लोग चर्चा किए थे कि संधि तीन प्रकार की होती है। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि तथा तीसरी विसर्ग संधि। तो इन तीनों संधियों को कल हम लोग थोड़ा थोड़ा चर्चा किए थे तथा उसके बाद स्वर संधि के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे कि स्वर संधि क्या होती है तथा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। तो स्वर संधि के भेद में हम लोग पढ़े थे कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। उसमें पहला था दीर्घ संधि, दूसरा था गुण संधि, तीसरा था वृद्धि संधि और चौथा था यण संधि तथा पांचवी थी अयादि संधि। तो ये 5 प्रकार जो थे इसमें हम लोग कल चर्चा किए हैं कि वृद्धि संधि क्या होती है और यण संधि क्या होती है। तो बच्चों आप लोगों को बता दें कि यह जो यण संधि तथा वृद्धि संधि है यह कक्षा 10 का सिलेबस था। कक्षा 10 के बच्चों को वृद्धि संधि और यण संधि पढ़नी थी, तो इस पर कल हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब आगे हम लोग कक्षा 12 के बच्चों के लिए जो उनका सिलेबस है दीर्घ संधि, गुण संधि तथा अयादि संधि पढ़नी है। साथ ही साथ कक्षा 12 के बच्चों को यण संधि तथा वृद्धि संधि भी पढ़नी है। तो यण संधि, वृद्धि संधि पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे, इसलिए आप लोग उसको उस वीडियो से देख लेंगे तथा आगे की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग दीर्घ संधि के विषय में अध्ययन करेंगे कि दीर्घ संधि होती क्या है, इसका सूत्र क्या है, इसका नियम क्या है तथा किस तरह से दीर्घ संधि के नियम के अनुसार संधि होती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को हम लोग दीर्घ संधि के साथ। ठीक, ओके। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का सूत्र है, सूत्र क्या है, अकर समणे दीर्घ। ठीक, अब जो दीर्घ संधि का सूत्र है यह सूत्र क्या कह रहा है, सूत्र का मतलब क्या है, इसकी हम लोग पहले व्याख्या करते हैं। सूत्र के विषय में हम लोग अध्ययन करते हैं कि हमारा सूत्र क्या कह रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि सूत्र है अकः समणे दीर्घ। यहाँ पर सूत्र में आपको 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या, अक, समण और दीर्घ। तो यह जो अक है, यह जो समण है तथा दीर्घ है, इसका मतलब क्या होता है पहले हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो अक सबसे पहला हमारा अक्षर क्या है, अक है। ठीक है, अक। तो यह जो अक है यह क्या है, एक प्रत्याहार है। संस्कृत में आप लोग पढ़े होंगे प्रत्याहार, जो जिनकी संख्या कितनी है, 42। ठीक है, जो है कि 44 प्रत्याहार है। तो उन 44 प्रत्याहारों में से एक प्रत्याहार है। ठीक है, तो पिछले क्लास में आप लोगों को हम बताए थे कि प्रत्याहार क्या होते हैं। तो प्रत्याहार के विषय में आप लोग जानते हो कि यह अक एक प्रत्याहार है तथा इसके अंदर कौन कौन से अक्षर आते हैं हम इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो अक प्रत्याहार के अंदर अ, ई, ओ, री और री। ठीक है, यह 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन से, अ, ई, उ, री और रे। ठीक, तो यह अक प्रत्याहार है। अब उसके बाद अक के बाद आप देख रहे हैं कि आपके सूत्र में सवर्ण है, सवर्ण। ठीक है, एक शब्द है सवर्ण। ठीक, तो यह सवर्ण का क्या अर्थ होता है इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो स जो अक्षर है इसका अर्थ होता है समान। ठीक, क्या इसका अर्थ होता है, समान। और वर्ण का मतलब आप लोग जानते ही हैं। वर्ण का क्या मतलब होता है, वर्ण का मतलब वर्ण यानी अक्षर होता है, यानी कि समान। ठीक है, समान वर्ण आने पर, समान वर्ण आने पर क्या हो जाएगा, दीर्घ। आप देख रहे हैं कि आगे लिखा है दीर्घ। ठीक है, तो समान वर्ण आने पर दीर्घ हो जाता है। यही हमारा सूत्र कह रहा है। सूत्र कह रहा है कि अगर अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आते हैं तो वह मिलकर के दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा होना। ठीक, बड़ा, गुरु। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अक है इसमें क्या है, अ, ई,
यह जो अ ई उ री और री है यही क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, इसका बड़ा रूप हो जाएगा। ठीक, ओके, समझ में आ गया। तो अब हम लोग नियम देख लेते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत, यह क्या है? स्वर 3 प्रकार के, कौन कौन से? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, दीर्घ स्वर क्या होता है और प्लुत स्वर क्या होता है, यह क्या, यह हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आप लोगों को क्लास 9 में ही पढ़ाया गया है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। या दीर्घ संधि या दीर्घ संधि है क्या, इसका जो सूत्र है वह क्या कह रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग स्वर के विषय में थोड़ा सा अपने टॉपिक से हट करके क्या कहिए कि टॉपिक में ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दीर्घ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दीर्घ है तो थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो ह्रस्व ऐसे स्वरों को हम कहते हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कौन कौन से स्वर हैं, इसके विषय में भी हम लोग चर्चा कर चुके थे, लेकिन पुनः एक बार फिर से उसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ह्रस्व स्वर आपके हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, यह आपके क्या है? ह्रस्व स्वर है। ठीक, और इनके उच्चारण में क्या होता है? एक मात्रा का समय लगता है, कम समय लगता है। ठीक है, तो यह आपके ह्रस्व स्वर हो गए। अब इसके बाद दीर्घ स्वर क्या है? तो दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? सबसे पहले इसको तो जान लेते हैं। तो दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दोगुना, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, तो यह दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो दीर्घ स्वर हैं आ, ई, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यह क्या है? यह आपके दीर्घ स्वर है। ठीक है, कौन कौन से हैं? अ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है, इनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि तीसरा जो स्वर का प्रकार है वह क्या है? प्लुत स्वर है। तो यह प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, तो आप लोग देखे होंगे कि कहीं कहीं पर आप लोगों को ओम ऐसा लिखा हुआ दिखता है। कैसा? इस तरह से। ठीक, तो यह जो ओम है यह क्या है? अ और आ की अपेक्षा इसके उच्चारण में हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा समय दे रहे हैं, और यह क्या है? इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा समय लगने के कारण इसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यह हो गया। अब ठीक है, आ जाते हैं हम लोग अपनी संधि पर कि दीर्घ संधि क्या है, इसका सूत्र क्या है। तो सूत्र में यह जो दीर्घ स्वर दीर्घ शब्द आया है, इसके विषय में तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यह दीर्घ का मतलब क्या है। सवर्ण का मतलब बता ही दिया गया। स मतलब समान, वर्ण मतलब अक्षर। समान अक्षर किसके समान? यानी कि अ, ई, उ, री और री के समान दूसरा अक्षर आता है तो वह मिलकर के क्या हो जाते हैं? दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो यह तो आपका सूत्र हो गया। अब आगे हम लोग इसका नियम देखते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि, यह जो दीर्घ संधि है इसका नियम क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप लोग इसको ध्यान पूर्वक देखिए कि इसका नियम क्या है। ठीक है, और नियम को देखने के बाद आप लोग इसको नोट भी करते चलेंगे। एक
कॉपी पर अच्छे से आप लोग अपना नोट्स बनाते रहेंगे, ताकि फिर बाद में आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत परेशानी न हो। ठीक है, आप लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इसको एक कॉपी पर नोट बनाते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं नियम की। नियम देखते हैं। नियम है इसका कि जब, ठीक है, जब ह्रस्व या दीर्घ, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आते हैं, जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान वर्ण यानी कि फिर से ह्रस्व या दीर्घ आए तो वह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद समान वर्ण यानी कि फिर से ह्रस्व या दीर्घ आते हैं तो वह दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, यही इसका नियम है। नियम अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। तो नियम देखिए कि नियम हमारा क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आएगा तो दोनों मिलकर के समान हो जाएंगे। ठीक है, तो नियम को आप लोग नोट कर लें कि नियम हमारा क्या कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ठीक है, के बाद हम यहाँ इसको लिख देते हैं, आप लोगों को नोट करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो लिखते हैं के बाद ह्रस्व या दीर्घ या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, यही आपका नियम है। नियम क्या है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री के बाद ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से दीर्घ संधि को समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं दीर्घ संधि का। ठीक है, और उस उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो उदाहरण से पहले जो इसका नियम है, किसका, दीर्घ संधि का नियम जो कह रहा है, उस नियम के अनुसार आपको कुछ कंडीशन दिखाई देंगे। उसी कंडीशन में, उसी रूप में, उसी अवस्था में ही क्या होगा, संधि होगी। अन्यथा की अवस्था में यहाँ पर संधि नहीं होगी। तो वह अवस्था कौन कौन सी है, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो देखिए हम उस कंडीशन को दिखा देते हैं कि हमारा जो नियम था वह क्या कह रहा है। तो उस नियम के अनुसार जो कंडीशन बन रही है, उस कंडीशन पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या होगी, आपका नियम क्या कह रहा है। अभी आप लोग पीछे नियम देखे हैं कि आपका नियम क्या कह रहा है। तो नियम हमारा कह रहा है कि जब ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ री और री आएंगे तो वह क्या हो जाएंगे, मिल करके दीर्घ हो जाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन देख लीजिए। जो पहली कंडीशन बनेगी वह क्या बनेगी, वह इस तरह से। ठीक है, अ धन अ बराबर क्या होगा, आपका नियम कह रहा है कि के समान
यानी कि इसके बाद इसके ही जैसा, इसके जैसा ही, इससे मिलती जुलती आवाज वाला अगर वर्ण आएगा, स्वर आएगा, तो वह क्या करेगा, मिलकर के दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पे अ और आ मिलकर क्या हो जाएंगे, आ हो जाएंगे। ठीक, एक कंडीशन आपको यहाँ मिलेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर अ के बाद, दूसरी कंडीशन क्या है, अगर अ के बाद आ आएगा तो भी मिलकर के क्या होंगे, ये दोनों मिलकर के फिर से वही दीर्घ आ बना लेंगे। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन होगी अ धन आ बराबर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ठीक, यह दूसरी कंडीशन होगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, ठीक है, तीसरी भी देख लेते हैं कि आ के बाद, आ के बाद अगर अ आएगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या बनेगी कि यदि आ के बाद आ आएगा तो भी क्या होगा, आ ही होगा। ठीक है, तो चौथी कंडीशन देखिए, आ धन आ बराबर आ। ठीक, यह तो आपका हो गया, आपका जो अक प्रत्याहार में पहला अक्षर था क्या अ, उसके लिए एक कंडीशन बनी कि अगर अ के बाद उसके ही जैसा अक्षर आएगा तो यह कंडीशन बनेगी। ठीक है, इसी तरह से अब आपका जो अक प्रत्याहार था उसमें कौन कौन से अक्षर थे, देखिए यह अक प्रत्याहार के अंदर अक्षर देखिए, अ ई ओ री और लृ, यह क्या थे, इतने अक्षर थे। ठीक है, तो अ की कंडीशन हमने देख ली। अब इसके बाद बचा क्या, उ बचा है, ई बची है, री और लृ बचा। ठीक है, तो ई की कंडीशन देखते हैं, सेम इसी तरह की कंडीशन ई के साथ भी होगी। ठीक है, तो देखिए पहली कंडीशन क्या होगी, ई धन ई बराबर बड़ी ई। ठीक, एक कंडीशन यह होगी। दूसरी क्या होगी, ई छोटी ई धन बड़ी बराबर भी क्या होगा, बड़ी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी। ठीक है, और चौथी कंडीशन बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर ई। ठीक, यह ई ही क्यों होगा, अब कितने के मन में यह भी आता होगा कि यह ई ही क्यों हो रहा है, तो भाई हमारा जो यह सूत्र है वही कह रहा है। ठीक है, वह कह रहा है कि यही होगा। क्या कह रहा है, अकह समणे दीर्घ, यह हमारा क्या कह रहा है, सूत्र कह रहा है, तो दीर्घ ही होगा। अक में अक के बाद अगर समान बना रहे हैं तो दीर्घ होगा, इसीलिए यह क्या होगा, एक कंडीशन यह हो जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से ऊ के साथ भी कंडीशन होगी। ठीक है, तो अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से दीर्घ संधि हो रही है। तो पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं, देखिए जैसे जैसे राम धन अवतार। ठीक है, अब राम और अवतार में क्या करनी है, संधि करनी है। तो सूत्र के हिसाब से, दीर्घ संधि का जो सूत्र है उसके हिसाब से हमें राम और अवतार में संधि करनी है। तो दोनों मिलकर के क्या होंगे, संधि का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि क्या है, मिलना, मेल होता है। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में मिलेंगे। पूरा दोनों शब्द नहीं मिलेगा, आप लोगों को संधि में बताया गया है कि जो पहला पद है, पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला आदि अक्षर मिलेंगे और इन्हीं दोनों में क्या होगा, संधि होने के बाद विकार उत्पन्न होगा, यानी कि इनका रूप परिवर्तित होगा। और यहीं पर क्या होगा, यहीं पर जब इनका रूप परिवर्तित होगा तो यही परिवर्तित रूप में ही संधि होगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि राम धन अवतार दो शब्द हैं और इन्हीं में आपको संधि करनी है। दीर्घ संधि के सूत्र के अनुसार सूत्र हमारा है अकह समणे दीर्घ। ठीक है, तो देखते हैं, तो देख रहे हैं कि राम म, जो राम में राम शब्द है इसका जो अंतिम अक्षर है वह क्या है, म है। ठीक है, तो म में क्या है, अ है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब हम व्यंजन को उच्चारित करते हैं तो व्यंजन बिना स्वर की सहायता से उच्चारित होते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो म है इसमें अ है, ऑलरेडी अ है, तो इसमें से हम अ को क्या करेंगे, ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ पे ठीक। तो यह जब इसमें से राम में से सॉरी म में से अ निकल गया तो यह कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से, ठीक है, यह इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो दूसरा अक्षर है वह अवतार है, तो इस अवतार का हम क्या करेंगे, अ ले लेंगे, ठीक है, इस तरह से यह। तो यहाँ पे भी यह क्या बचेगा, अवतार ही बचेगा, ठीक है, अवतार, ठीक। तो अब यह जो अ और अ है यह क्या हो जाएगा, इनमें संधि होगी और यह क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर यह आ, ठीक है। और इस तरह से यह क्या हो जाएगा, रामावतार, ठीक है। समझ में आ गया कैसे तो संधि हुई, राम धन अवतार। तो राम में से हम अ ले लिए और यहाँ अवतार से अ ले लिए, अ और अ मिल करके आ हो गया और इस तरह से यह रामावतार हो गया, ठीक। अगला एक आप और उदाहरण देख लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अगला उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट भी करते चलिए, नोट कर लीजिए। तो अगला उदाहरण देखते हैं, देखिए अगला उदाहरण है विद्या, विद्या धन अर्थ, ठीक। यह मिलकर के क्या होंगे, विद्यार्थी, ठीक। यह मिलकर क्या होंगे, विद्यार्थी, ठीक है, बहुत अच्छा, विद्यार्थी होंगे, लेकिन कैसे होंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि यह विद्यार्थी कैसे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पहला हमारा जो अक्षर है वह क्या है, विद्या, और दूसरा जो हमारा शब्द है वह अर्थी है। तो जो विद्या शब्द है इसके द्या से हम आ ले लेंगे, ठीक है। कैसे, क्यों लेंगे, आ हमें कहाँ से मिला यह आप लोग जानते हैं, ठीक है, कि द्या पे आ की मात्रा लगी हुई है, तो हमें यहाँ से आ मिल गया, ठीक है। तो आ धन अ, ठीक है, और यहाँ अर्थी का आ ले लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, आ धन अ बराबर क्या होगा, ठीक। और इस तरह से यह क्या हो गया, विद्यार्थी हो गया, ठीक, समझ में आ गया। अगला एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मुनि धन इंद्र, मुनि धन इंद्र क्या हो जाएगा, यह मिलके क्या होगा, मुनिंद्र, ठीक, मुनिंद्र, ठीक है, यह मिलके मुनिंद्र हो जाएगा। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। देखिए आप देखें कि हमारा पहला जो शब्द है वह मुनि है और दूसरा क्या है, इंद्र है, ठीक है। तो इस मुनि के न से हम क्या करेंगे, ई ले लेंगे, ठीक, ई धन ई, और यह दोनों मिलके क्या होंगे, ई हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। और यह इस तरह से हो जाएगा मुनिंद्र, ठीक। एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सात धन उक्तम, साधु धन उक्तम, ठीक है। तो यह मिलके क्या होगा, साधु धन उत्तम, यह ठीक है, दो शब्द हैं, पहला है साधु और दूसरा है उत्तम, ठीक है। तो यह क्या हो जाएंगे, साधु धन उत्तम, तो यह मिलके क्या हो जाएगा, साधुत्तम, ठीक है, साधु, जो यह ध है इस पे क्या हो जाएगा, बड़ा की मात्रा हो जाएगी, साधु तम, ठीक है, क्या हो जाएगा, साधु तम, ठीक है। कैसे होगा इसको देख लेते हैं। तो यह देखिए साधु, ध पर क्या है, ऊ की मात्रा लगी है, यहाँ पे फिर उत्तम है, उत्तम का ऊ ले लेंगे और यह दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा, ठीक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो अब उदाहरण के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया कि दीर्घ संधि क्या है, ठीक है। तो दीर्घ संधि आप लोग पढ़ चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप लोग इसको कमेंट्स के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि यह संधि क्या है, या फिर से एक बार इसको
देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगली संधि की ओर चलते हैं। अगली संधि आप लोगों को पढ़नी है गुण संधि। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि गुण संधि का जो सूत्र है वह सूत्र क्या है, उसके नियम क्या है, उस नियम के अनुसार कैसे संधि होती है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, ओके।